नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा समाधान दिवस हुआ आयोजित। पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे अपने भाई की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज। करखियाव गांव में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। और शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा हरियाली तीज महोत्सव में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा समाधान दिवस आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तहसील दिवस व थाना दिवस की तर्ज पर वीडीए द्वारा हर माह के मंगलवार को नक्शा समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए वीडीए की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि इस नक्शा समाधान दिवस से आमजन को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस समाधान दिवस में हम आगे कोशिश करेंगे कि जल विभाग को भी शामिल करें ताकि एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं का समाधान आमजन को मिल सके। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमारा प्रयास है कि आमजन को बेहतर सुविधाएं वीडीए के द्वारा मिले और सुगमता से हर लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। मैम, आज ये किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है? वाराणसी विकास प्राधिकरण में प्रत्येक मंगलवार को नक्शा समाधान दिवस मनाया जा रहा है। ये हम पिछले 2 मंगलवारों से ये किया जा रहा है। आज तीसरा नक्शा समाधान दिवस है। ये हर हफ्ते मनाया जाएगा। इसमें सारे हमारे जितने सारे सेक्शंस हैं, विधि, नियोजन इत्यादि, और हमारे सारे जोनल जेईज, टाउन प्लानर, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और मैं खुद, हम लोग यहाँ बैठते हैं और नक्शे संबंधी जितनी समस्याएं हैं, एनओसी लेना है, नक्शा पास कराना है, नक्शा जमा करना है, शुल्क जमा करना है, उस तरह के जितने भी नक्शे के संबंध में इश्यूज हैं उनको यहाँ पर निस्तारण किया जाए। आम जन को क्या कितना राहत मिल रहा है? आम जन को इससे रिस्पांस काफी अच्छा है, क्योंकि कई बार वो आते हैं तो सपोजिटली कि जेई फील्ड में है या उस तरह के इश्यूज हैं, तो उस तरह कई बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए, उस इशू को खत्म करने के लिए ही नक्शा दिवस हम लोग ने मनाया। क्योंकि सारे जितने भी वीडीए के अनुभागों के और आगे अगले हफ्ते से हम नगर निगम और जल निगम को भी इसमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उस तरह से आमजन को फायदा ये है कि एक ही छत के नीचे उनकी सारी नक्शा संबंधित समस्याओं का निस्तारण हो जाता है। पूर्व विधायक अजय राय अपने भाई की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में मिली तारीख पर पहुंचे। पूर्व विधायक अजय राय मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में मिली तारीख पर पहुंचे। बता दें कि अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध पूर्व विधायक अजय राय एकमात्र गवाह हैं। कोर्ट का आदेश था कि पूर्व विधायक अजय राय को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए उन्हें सुरक्षा नहीं दी और पूर्व विधायक अजय राय अपने समर्थकों संग कोर्ट पहुंचे। वहीं इस मामले में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को सुरक्षा के साथ लाया जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व जब वाराणसी कचहरी में पूर्व विधायक तारीख पर पहुंचे थे तो उन पर बम से हमला भी किया गया था। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें एक सुरक्षा गार्ड मिला था, लेकिन इसे भी हटा दिया गया है। करखियाव गांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पिंडरा तहसील क्षेत्र के करखियाव ग्राम सभा में जिला विधि सेवा प्राधिकरण वाराणसी के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सिविल जज कुमुदलता त्रिपाठी रही। कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति द्वार पर पुष्प अर्पण करके तथा स्वतंत्रता सेनानी नवरंगी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान सिविल जज ने आए हुए लोगों को विधि के प्रति साक्षरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा व्यवसाय में समान अधिकार दिया गया। आज के समय में निशुल्क विधिक सहायता महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व उन कैदियों को जिनका परिवार न हो उनके लिए मुफ्त में दिया जाता है।
कार्यक्रम के अंत में सिविल जज ने दहेज लेना तथा देना कानूनन अपराध बताया तथा ये भी बताया कि जो लोग बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। सीनियर सिटीजन की सेवा करना सबका कर्तव्य बनता है। कार्यक्रम का संचालन आनंद मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विक्रमादित्य सिंह ने किया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। आज ये जागरूकता शिविर लगाई गई है। माननीय नालसा और माननीय सालसा के आदेशानुसार समय समय पर जनपद स्तर पर विभिन्न जगहों पर जाके ये जागरूकता शिविर लगाई जाती है ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को उन्हें क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है, वो उन्हें उनके खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो वो क्या कानून में उनको लाभ प्राप्त है। और इसके साथ ही साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 11 सितंबर को लगाई जाने वाली है, इन्हीं सभी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। इस अवसर पर गीत, नृत्य इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही महिलाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अनेकता में एकता के प्रतीक को दर्शाया और तीज के त्योहार की खुशियां मनाई। अभी शक्ति वाहिनी एक संस्था की तरफ से यहाँ तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है। तमाम महिलाएं अपने अपने क्षेत्र की जो बहुत दिग्गज महिलाएं हैं वो सारी यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और हर क्षेत्र में जो बहुत अपने घर गृहस्थी, अपना चूल्हा चौका परिवार देखते हुए भी जो निकल करके बाहर आई हैं। और आज के दिन जैसे खुल करके जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको सजने संवरने का मौका कम मिलता है, तो आज के दिन वो लोग खुल करके तैयार हो करके और तीज का महोत्सव मना रहे हैं। तीज का क्या महत्व है? तरह तरह के गेम हो रहे हैं यहाँ पे और डांस, गाना, म्यूजिक सब अपने अपने जो जिसके अंदर जो टैलेंट है वो यहाँ पर खुल कर। तीज का क्या महत्व है? तीज में ये अपने सब महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। और शंकर भगवान जी के लिए पार्वती जी ने ये व्रत रखा था। तो पहले तो कुंवारी लड़कियाँ भी ये व्रत किया करती थी, पश्चिम में आज भी कुंवारी लड़कियाँ ये व्रत करती हैं शंकर भगवान जैसा पति पाने के लिए। लेकिन खास तौर से ये त्यौहार आज के समय में सुहागिन महिलाओं का हो गया है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। यहाँ पे तीज महोत्सव जो शक्ति वाहिनी हमारा संस्था है उसकी तरफ से आयोजित किया गया है, जहाँ हम सारी महिलाएं सज संवर करके तीज महोत्सव में हम लोग इसमें शामिल हुए हैं और अपने पसंद का सब तैयार होकर के आए हुए हैं। यहाँ डांस वगैरह कर रहे हैं और गेम वगैरह खेल रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग वर्किंग लेडी हैं, समय तो मिलता नहीं है तैयार होने का, लेकिन स्पेशली आज हम लोग समय निकाल के और यहाँ पे सब एक साथ आए हुए हैं सज संवर करके तैयार होकर। रोहनिया वीरभानपुर हाईवे पर हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहनिया वीरभानपुर हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास बीती रात वाराणसी से इलाहाबाद की तरफ जाने वाली रोड पर ट्रक के पीछे से स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई जिसमें स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजा तालाब थाने के पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया तथा तीनों मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और दुर्घटना के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई स्कॉर्पियो को राजा तालाब थाने ले गई। रोहनिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CNG इंजन के संदर्भ में नाविक समाज द्वारा बैठक की गई।
दशाश्वमेध घाट पर मोटरबोट में नाविक समाज की सीएनजी इंजन को लेकर बैठक की गई। समाज के लोगों ने बताया कि पूर्व की बैठकों में यमहा इंजनों की सहमति की गई थी, जिसमें कमिश्नर द्वारा भी इंजन दिए जाने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद एक बैठक गेल इंडिया अधिकारी, जोनल अधिकारी स्मार्ट सिटी और निषाद समाज के बीच हुई और यहाँ भी यमहा इंजन लगाने की सहमति हुई, लेकिन अगले ही दिन कमिश्नर द्वारा हमें अपने तरीके से इंजन लगवाने को कहा गया। उच्च अधिकारियों के इस तरह के रवैये से मांझी समाज मर्माहत है। इस बैठक में प्रमोद मांझी, पप्पू सानी, राकेश कुमार सानी, प्रदीप, दीपक इत्यादि निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। प्रमोद जी, आज किस तरह का ये बैठक चल रहा है? आज का बैठक का मेन उद्देश्य है स्मार्ट सिटी कमिश्नर साहब और प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि बनारस थोड़ा स्मार्ट हो जाए। इसी पर सीएनजीकरण को लेके कई दौर का मीटिंग हुआ, जिसमें इस बात पे सहमति मिली थी कि बनारस के नावों में यमहा के इंजन को लगाई जाएगी। तो इस पे लोगों ने ये भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा बात कहा था कि देखिए भीख नहीं, आपका इंजन में कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और आप लोग 5,000 रुपया दे के यमहा इंजन को लगवा लीजिए। तो सारे बनारस के लोगों ने इस बात को स्वीकारा था और हम लोगों ने रसीद कटाना भी शुरू कर दिया था कि भाई हम लोग 5-5 हज़ार का रसीद कटवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग का यमहा इंजन का कन्वर्जन होगा। उसके बाद होता है कि एक दिन बाद यहाँ से खिड़किया घाट पे हम लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ यमहा इंजन के साथ साथ और भी कई तरह का इंजन का परीक्षण होता है। सारे इंजनों का परीक्षण करने के बाद दिल्ली से भी लोग आए हुए होते हैं, हमारे नगर निगम के जोनल अधिकारी के साथ साथ कई कंपनियों के लोग भी थे और सारे लोगों ने देखा कि यमहा का जो इंजन था वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था। सब लोगों को लगा कि यमहा का इंजन ही लगना चाहिए। उसमें दिल्ली से आए हुए लोगों ने जिस बात को स्वीकारा और कहा कि ठीक है, हम जाके वहाँ से 3 तरह के इंजन आपको भेज देते हैं, मतलब 3 कैटेगरी की जो हार्स पावर होता है, और आप लोग लगा के उसको चेक कर लीजिए जिस भाव में जो लगता है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपको इंजन चाहिए एक रूपरेखा तैयार करके आप लोग दे दीजिए, सारे इंजनों को भेज दिया जाएगा। सारे मल्लाह लोग काफी खुश थे। अगले दिन ही कमिश्नर साहब के यहाँ से फिर एक फोन आता है कि आप लोग सवेरे 11 बजे आप लोग आवास पर आ जाइए। आवास पर हम लोग जाते हैं। अब न जाने एक दिन के अंदर किस तरह की क्या बात हो जाती है। कमिश्नर साहब ने सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम लोग आउटपुट यमहा इंजन नहीं दे पाएंगे। यमहा इंजन ही नहीं, किसी भी तरह का आउटपुट इंजन हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम लोगों के पास एक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं। वही कमिश्नर साहब एक समय उन अधिकारियों को डांट के भगा रहे थे कि तुमसे पैसे से क्या मतलब है, जितना भी पैसा खर्चा हो आप खर्चा करो, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन एक दिन बाद वही कमिश्नर साहब पैसे को लेके उन्होंने सीधे सीधे यमहा इंजन को मना कर दिया। तो बड़ी सारी चीजों को लेके यहाँ पर हम सारे माझी लोगों को इकट्ठा करके उस बात को अवगत कराना चाह रहे हैं कि देखिए अभी जो हम लोगों की बात हुई थी यमहा इंजन की, उसको नकार दिया गया है और उन्हीं सारी चीजों पर यहाँ हमारी बैठक हो रही है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग का देखिए, हम लोग जरूर गुहार लगाएंगे, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे। सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में निःशुल्क डेंगू जांच शिविर लगाया गया। सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा लंका क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर में बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप की रोकथाम हेतु निःशुल्क डेंगू जांच शिविर लगाया गया। रविदास प्राथमिक विद्यालय में आयोजित निःशुल्क डेंगू जांच शिविर में क्षेत्र की जनता ने जांच कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से महानगर महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ अमन यादव, राम सिंह, कुंवर विक्रम सिंह चौहान, अभय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग जो है कि जो अभी यह सीर गोवर्धनपुर बाढ़ग्रस्त एरिया था, अभी जब बाढ़ का पानी आया था उसके बाद एकाएक गांव में जो है कि डेंगू का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि घर घर में लोग डेंगू से पीड़ित हैं। घर घर में परिवार के एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। उसके देखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि गाँव में जो है कि दवा का छिड़काव तो तमाम करा ही रहे थे, तो ये हुआ कि डेंगू का जाँच जो है कि डेंगू जांच के लिए हम लोगों ने 1 दिवसीय शिविर लगाया। राम सिंह यादव कल्लू पहलवान जी के तरफ से हम लोग सारे लोग युवा मिल के साथी लोग गांव की जितने भी जनता, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जिनको बुखार आ रहा है वह आए, निःशुल्क जांच कराएं, जिससे गांव में बढ़ते हुए डेंगू को रोकथाम करने में मदद मिल सके। नहीं, दवा नहीं वितरित किया जा रहा है। पैथोलॉजी वाले लोग आए हैं, सैंपल निकाल रहे हैं और सुबह रिपोर्ट दे दी जाएगी और जिसमें डेंगू पॉजिटिव रहेंगे उनको यही सलाह दिया जाएगा कि जाकर डॉक्टर को दिखाकर अच्छे से उपचार कराएं।
दशाश्वमेध चितरंजन पार्क में एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। दशाश्वमेध घाट स्थित चितरंजन पार्क में एक पुराना पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। संयोग ही था कि कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि वहां मुन्नी देवी नामक महिला की चूड़ी की दुकान थी और पेड़ गिरने से उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दोपहर तक नगर निगम कर्मियों द्वारा पेड़ न हटाने से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पेड़ को जल्द हटाया जाए क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। मुन्नी जी, ये पेड़ कैसे गिरा, कब गिरा, क्या दिक्कत है आपको? ऑटोमेटिक पेड़ गिर गया 9 बजे रात में, 9 बजने में 10 मिनट बाकी था। ये है कि कोई को चोट नहीं लगा, नहीं लगता तो बहुत आदमी घायल हो जाते हैं। हम लोग भी रहे, दुकान बढ़ा था, नहीं हम लोग में भी 3-4 आदमी मर जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को न्यायालय वो है कि नगर निगम हम लोग को ये हटवाया जाए। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, उसको जल्द से जल्द हम लोग को ध्यान दिया जाए। तो दुकान भी बंद है और नुकसान भी बहुत हो गया मेरा। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? अरे कितने का बताएं, वो अंदर देखे तब ना बताएं। अंदर तो सब तब भी 5-6 हजार का तो नुकसान हुआ है। क्या बेचती है उसमें? उसमें माला आला बेचते हैं, उदराज माला आला, प्रसाद अरसाद। तो रात से गिरा है, अभी तक हटा नहीं पेड़? अभी हटा नहीं है। फिल्म डायरेक्टर मनोज तिवारी द्वारा बायोपिक के शुभारंभ के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आज की जो प्रेस वार्ता आज जो आप लोगों से मिलने का इसलिए मौका मिला कि संतोष जी की वजह से मुझे एक कहानी जानकारी मिलनी पड़ी, स्टोरी नीलू मिश्रा जी के बारे में। तो मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया तो उतना कुछ जानकारी था नहीं उनके बारे में। प्रेस मीडिया ने पता नहीं उनको सपोर्ट नहीं किया था, क्या था, कुछ चीजें थी नहीं। उसके बाद से जब मैं नीलू जी से मुलाकात हुई संतोष जी के थ्रू, तब पता चला कि ये कहानी तो बहुत ही उस दर्दनाक कहानी है कि आम पब्लिक के लिए आनी चाहिए और देश के लिए गर्व की बात है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है बीमारियों के बाद। फिर सोचा गया इसके ऊपर फिल्म बनाया जाए कि आम पब्लिक तक पूरे वर्ल्ड में ये चीजें जाए। और फिर उस कहानी को कैसे मैंने राइट्स लिया, राइट्स के लिया है मैंने नहीं लिया है, बनारस के लोगों ने लिया है, बनारस की बेटी की कहानी है, उनकी राइट्स है। फिर उसके बाद से मैं सारे कॉर्पोरेट बड़े लोगों से उसके लिए टॉप की लीडिंग एक्ट्रेस है उनसे बात कर रहा हूँ उस लेवल पर इस फिल्म को बनाया जाए, क्योंकि इनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है जिस तरीके से इन्होंने किया है। एक तो होता है चलो एक गरीब लड़की जिसको खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, वो देश के लिए करती है। एक वो था कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नीलू को नहीं है और उसमें वो हार नहीं माना। जबकि ऐसा होता था कि लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता था कि उनकी शादी अच्छे घर में हो जाए, लड़की को इसलिए पढ़ाया जाता है सरकारी नौकरी मिलेगा। उसमें नीलू ने उस बंधन को तोड़ा और तोड़ने के बाद से डिफरेंट फिल्म तैयार किया और उस फिल्म में आई जहाँ शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, जहाँ पर घर वालों को, जहाँ शादी होती है उनको ऐतराज है, और कैसे उन्होंने उस चीज़ों को करते हुए इतनी बीमारियों को पीछे करते हुए फ्लोर पे आकर के, स्टेडियम में आकर के देश के लिए 78 मेडल्स लेके आती हैं जिसमें 24 गोल्ड। तो ये कहानी बहुत बड़ी है, ये बनारस की हीरो है, बनारस की बेटी है और ये कहानी सबके लिए आना चाहिए। हो सकता है ये कहानी को देख करके हमारे आपके बहुत सारे परिवार के बच्चों के अंदर परिवर्तन आता है, तो ये हमारी जीत है। सर, ये बायोग्राफी में स्पेशल क्या होगा और ये कहाँ शूट होगी? ये तो देखिए बनारस की कहानी तो बनारस बस्ती तो यूपी में शूट तो होनी ही होनी है। बाकी जहाँ जहाँ ये गई हुई है, फिनलैंड गई हैं, जापान गई हैं, चाइना गई हैं, थाईलैंड गई हैं, उनकी हिसार में इनका पहला जो हुआ था 2009 में, बेंगलोर में जहाँ ब्यूटी क्वीन इन्होंने जीता हुआ, इस सब जगह पे शूट होने बड़े लेवल की पिक्चर है। ये छोटे पे होना तो कब की बन के हो गई, तो उस लेवल पे करना नहीं है। कोई स्पेशल सीन जो इनके ऊपर फिल्माया जाएगा? पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर है, एंड में इनके बारे में आएगा, दुनिया इनको जानेगी कौन है नीलू मिश्रा। आज कोई जानता नहीं है, जैसे फिल्म अनाउंस होगी कि कौन है नीलू मिश्रा। सिक्का एंटरटेनमेंट द्वारा मिस एंड मिस्टर स्टार ऑफ काशी सीजन 5 का ऑडिशन संपन्न हुआ। सिक्का एंटरटेनमेंट के बैनर तले कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में मिस एंड मिस्टर स्टार ऑफ काशी सीजन 5 के ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस ऑडिशन में शहर बनारस के कोने कोने से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपनी प्रतिभाओं से निर्णायक मंडलों को मंत्रमुग्ध किया। कोरोना काल को देखते हुए इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन ऑडिशन पहले ही किया गया था। ऑनलाइन ऑडिशन में चयनित केवल 30 युवक एवं 30 युवतियों का ही ऑफलाइन ऑडिशन हुआ। इस प्रतियोगिता का फाइनल शो नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में किया जाना है। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में सलमान खुर्शीद, शाकिब भारत, समीर खान, नितिका सिंह, सौम्या सिंह आदि शामिल रहे। आज किस तरह का ये प्रोग्राम किया जा रहा है? ये हमारा हर साल हम एक मॉडलिंग फैशन शो कराते हैं, जिसमें बनारस में जैसे लोगों को लगता है कि मॉडलिंग एक बेकार चीज़ है,
तो हम बनारस की जितने भी बनारस के कला हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी कल्चर को हम प्रेजेंट करते हैं मॉडलिंग के थ्रू। और लोगों के मन में जो मानसिकता बनी हुई है कि मॉडलिंग एक गलत चीज़ है, तो इसको हम लोग नकारते हुए ये इवेंट कराते हैं। ये हर साल से हम कराते हैं। ये मेरा 5वां सीजन है। 5वां सीजन है। अभी तक कैसा अनुभव रहा है और क्या कहना चाहेंगे? जो अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे सामने जो नए नए कंटेस्टेंट आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, वो हमें कुछ सिखा जाते हैं। कभी कभी तो हम उनके सामने ही फंस जाते हैं। कुछ हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इस फील्ड में पहले रह चुके हैं, फिर भी यहाँ पे शो करने आ रहे हैं। तो कभी कभी हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स मेंबर होते हैं, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत सफल प्रयास करते हैं। इन 5 साल में कोई बनारस का ऐसा कंटेंट जो ऊंचे मुकाम पहुंचा हो, हाई लेवल के 3 मॉडलिंग कर रहा लड़कियां ऐसी हैं जो लैक्मे फैशन वीक में इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हमारे 7 ऐसे बंदे हैं जो इस समय बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहे हैं। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? शहर बनारस के सारे कोने। टोटल बनारस जी, क्योंकि शो का नाम है मिस एंड मिस्टर स्टार ऑफ काशी, तो सिर्फ काशी के ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा समाधान दिवस हुआ आयोजित। पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे अपने भाई की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज। करखियाव गांव में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। और शक्ति वाहिनी संस्था द्वारा हरियाली तीज महोत्सव में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने की शिरकत। वे थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।